नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में। तो उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो अभी ये जो मैंने अभी लेक्चर सीरीज आपके सामने पेश की है, जितने भी वीडियोस आपके सामने आए, तो ये आज का पूरा करंट अफेयर्स है। ओके, जितने आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे किसी न्यूज़पेपर में छपी है, तो उसका मैंने ना एक यहाँ पर एक ही स्लाइड में सारा मटेरियल मैंने रख दिया है। ओके, तो अभी जो आपको पीडीएफ मिलेगा, तो वहां पर डेट पड़ी होगी, आज की डेट जैसे पड़ी होगी, तो वहां पर लिखा होगा डेली करंट अफेयर्स। एक ही पीडीएफ होगा, जितने लेक्चर्स मैंने डिस्कस किए सभी के सभी एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो सुबह द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल डिस्कशन होती है, क्या उसके अलावा कोई और न्यूज़पेपर की डिस्कशन चाहिए? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ द हिंदू न्यूज़पेपर, तो वो भी काफी बढ़िया न्यूज़पेपर है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने कमेंट्स जो हैं आप मुझे दें, और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर विचार करूंगा। और जैसे मैंने बताया है कि जो डेली करंट अफेयर्स की जितनी भी न्यूज़ होती है ना, उसका पीडीएफ एक ही होगा, लेकिन जो वीडियोस होंगी वो अलग अलग होंगी, जैसे अभी आपके सामने पेश हुई हैं। ओके, और इसका समय भी ज्यादातर शाम को ही रहेगा। लगातार जो है ना, जितने भी 5 6 7 8 जितनी भी वीडियोस होगी, वो आपको पूरे करंट अफेयर्स की आपको मिल जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से आपको भी अभी आपकी ड्यूटी बनती है कि फॉलो अप करके चले। तभी जो है एडिटोरियल जो पढ़े होंगे और अभी जो लेक्चर सुने होंगे, तभी जो है ना आपस में मिक्स होगा, तभी बात बनेगी। तो चलिए अभी बात करते हैं आरबीआई के बारे में, जिसने कि अभी ये अनाउंस कर दिया है कि वो लिक्विडिटी फैसिलिटी देगा अप टू 50,000 करोड़ रुपीस की फॉर इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज। तो अभी कुछ स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस भी ये चलाए जाएंगे, और जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके लिए। और इसके अलावा ना आरबीआई ने 8 मेजर्स रखे हैं यहाँ पर। 8 अलग अलग यहाँ पर जो है ना, अलग अलग एरियाज में जो है इंटरवीन किया गया है, आरबीआई की तरफ से बातें रखी गई हैं। तो अभी उन सभी मुद्दों के ऊपर हम जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक एक करके सभी मेजर्स को जो है हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। तो अभी सबसे पहला जो मेजर है, तो इसमें यहाँ पर बात की गई लिक्विडिटी फैसिलिटी की। तो 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पर आरबीआई यहाँ पर इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये कैसे होगा? इसमें ऐसे होगा कि मतलब आने वाले 3 सालों तक जितने भी यहाँ पर बैंक होंगे ना, तो वो रेपो रेट के हिसाब से यहाँ पर जो है ना आरबीआई उनको 50,000 करोड़ रुपया देगा। ओके, आने वाले 3 सालों तक। तो यहाँ से ही जो बैंक है ना, पैसा उठाकर फिर आगे जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आगे परस्यू आगे फर्दर देंगे। ओके, मतलब क्रेडिट जो है ना वो देंगे जहां जहां पर भी जरूरत है। जैसे यहाँ पर इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज की अगर बात करें, तो वहां पर भी बैंक पैसा देंगे। इसके अलावा कोविड रिलेटेड जो भी हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए भी पैसा बैंक देंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई भी सर्विसेज भी देनी है, ओके, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो उसके भी पैसा जो है बैंक के द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है बैंकों को एक फ्रेश लैंडिंग सपोर्ट जो है आरबीआई के द्वारा दे दी गई है। आगे जितने भी स्टेक होल्डर्स, आगे जितने भी जो बोरोवर्स है जिनको भी देना है, तो ये बैंकों के ऊपर है। ओके, तो ये भी जो लैंडिंग फैसिलिटी है ना, ये अवेलेबल है अभी तक। अभी जो है ना 1 साल तक चलेगी, 31 मार्च 2022 तक। ओके, ये जो यहाँ पर बैंक जो है लैंडिंग फैसिलिटी आगे देंगे, जो भी यहाँ पर इस लिक्विडिटी यहाँ पर फैसिलिटी के थ्रू पैसा जो बैंकों के पास जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बैंकों को इंसेंटिव भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा टू प्रोवाइड क्रेडिट अंडर दिस फैसिलिटी। ओके, तो यहाँ पर जितना पैसा इस यहाँ पर टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत बैंक आगे फर्दर बांटेंगे जहां जहां पर भी जरूरत है, तो उसके चलते उस प्रत्येक बैंक को इंसेंटिव भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। ओके, तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस ब्याज दर के ऊपर जो हमारा आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो पैसा देता है कमर्शियल बैंकों को। चाहे वो कमर्शियल बैंक सरकारी है, चाहे वो कमर्शियल बैंक यहाँ पर प्राइवेट है। ओके, तो यहाँ पर सभी बैंक आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से रेपो रेट की जितना भी हो, जैसे अभी 4% चल रहा है, तो अभी पिछले 1 साल से तो इसको कम ही नहीं किया गया, क्योंकि इकोनॉमी में रिवाइवल ही भी उतने पैमाने पर हो ही नहीं रहा। तो इस तरीके से आरबीआई भी बड़ा फूक फूक कर रख रहा है। तो यहाँ पर अभी 4% का रेपो रेट चल रहा है। मतलब कि आरबीआई जितना भी पैसा जो देगा कमर्शियल बैंकों को, तो उसके प्रति जितने भी अमाउंट होगी, उसके 4% के हिसाब से यहाँ पर जो ना उसका इंटरेस्ट रेट वसूलेगा। और इसके उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें उल्टा होता है, इसमें कमर्शियल बैंक जो है ना वो इंटरेस्ट रेट लेते हैं आरबीआई से, और जो अपना पैसा होता है कमर्शियल बैंक, वो उसको यहाँ पर जो है ना पार्क कर देते हैं कहाँ पर? आरबीआई के पास। तो ये तभी करते हैं जब किसी बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस में मनी आ जाए, तो उसको सेव रखने के लिए वो जो है आरबीआई को सबमिट कर देते हैं। उसके लिए उनको ब्याज भी मिलता है बैंकों को। तो इसके अलावा दूसरा जो मेजर है वो वहां पर बात करें, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर एलटीआरपीओ। ओके, तो यहाँ पर एलटीआर हो तो मतलब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जैसे ये भी रेपो ऑपरेशन ही है। ओके, जो यहाँ पर पहले मैंने बात की है। तो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें दूसरे पॉइंट में,
तो यहाँ पर माइक्रो स्मॉल, यहाँ पर और भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं तो उनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी 3 सालों तक के लिए। मतलब कि जो भी रेपो रेट होगा आने वाले 3 सालों तक यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए जो है स्मॉल फाइनेंस बैंकों को भी दिया जाएगा। और यहाँ पर फ्रेश लैंडिंग जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक कर सकते हैं अप टू ₹10 लाख पर बोरोवर। ओके, मतलब कि छोटे छोटे जो यहाँ पर कारोबारी हैं उनको 10 लाख रुपए जो है पर बोरोवर ये दे सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटीज 31 अक्टूबर 2021 तक ही है, ये भी ध्यान रखें। और आगे बढ़े तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो मीजर्स वहां पर बात कर रहे हैं, लैंडिंग बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एमएफआई फॉर ऑन लैंडिंग टू बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो कहने का मतलब है जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ना, तो अभी ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको भी पैसा अब यहाँ अभी जो है दे सकते हैं, ब्याज पे दे सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं वहां पर भी। तो वो भी किन कौन सी वाली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो मतलब जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के हिसाब से यहाँ पर बात होगी, मतलब जिनको सबसे पहले जो है प्रायोरिटी देनी है। तो अभी यहाँ पर बात करें कि अभी जो फ्रेश चैलेंजेस वही है कि जो एसवीएफबी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है अभी उनको परमिट कर दिया गया है कि यहाँ पर फ्रेश लैंडिंग वो करे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको। तो उसका जो साइज है, एमएफआई का जो साइज है वो कम से कम कितना हो, 500 करोड़ का, मतलब इतने एसेट्स इसके पास एमएफआई के पास होने चाहिए। तो अभी ये भी फैसिलिटी 31 मार्च 2022 तक ये अवेलेबल है। इसके अलावा बात करें क्रेडिट फ्लो टू एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो यहाँ पर जो संचालक है ना, तो अभी उनकी बात करें कि उनको भी पैसा चाहिए, तो उनको भी यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, यहाँ पर पैसा यहाँ पर उनको दिया जा रहा है। ओके, जो यहाँ पर अनबैंक्ड एमएसएमईज हैं तो यहाँ पर उनको भी बैंकिंग सिस्टम में यहाँ पर लाया जाए। तो यहाँ पर एग्जाम्पशन कुछ दी गई है भारत सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, यहाँ पर फरवरी 2021 तक यहाँ पर पहले थी। अभी फर्दर जो है ना, जो शेड्यूल बैंक है उनको भी अलाउ किया गया कि यहाँ पर जो क्रेडिट है, जो यहाँ पर जो नए एमएसएमईज बोरोवर्स है तो अभी उनको जो है अभी बढ़ाया जाए। तो अभी 31 दिसंबर 2021 तक यहाँ पर फैसिलिटी जो है उसको बढ़ा दिया गया है। और अभी यहाँ पर बात की जा रही है नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज फॉर कैलकुलेशन फॉर सीआरआर, मतलब कि जो कैश टू रिजर्व रेशियो होता है तो अभी इसके रिगार्डिंग, इसकी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग क्या एमएसएमईज की लायबिलिटी बनती है। ओके, तो यहाँ पर जो बॉर्बर होंगे एमएसएमईज के क्या लायबिलिटी, मतलब जितना पैसा इनको देना है क्या उसके जो है उसके बकायदा ये कुछ दे पाएंगे अगर मतलब कल को लॉस हो जाता है। तो ये भी सब चीजें देखी जाती हैं। इसके अलावा जो जो बैंकों का सीआरआर होता है तो उसमें यहाँ पर क्या होता है कि जो भी टोटल डिपॉजिट होता है किसी एक बैंक का, ओके, तो उसका यहाँ पर एक शेयर होता है कि मतलब कितना कैश रिजर्व पे पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर आरबीआई में पार्क किया होता है कमर्शियल बैंकों के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा सिनेरियो होता है किसी भी बैंक के द्वारा। ओके, तो अपना कुल पैसा कितना है और कितना पैसा यहाँ पर पार्क है, कितना पैसा रिजर्व पे है मतलब आरबीआई के पास किसी भी कमर्शियल बैंक का। और इसके अलावा जो आगे बात की जा रही है 5वें नंबर पर, यहाँ पर बात करें स्ट्रेस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 फॉर इंडिविजुअल्स, स्मॉल बिजनेसेस एंड एमएसएमईज। तो यहाँ पर स्ट्रेस रेजोल्यूशन मतलब कि जो तनाव आ जाता है, जैसे खासतौर पे अगर कोई किसने लोन उठाया है तो अपनी किस्तें दे रहा है ब्याज की, तो कारोबार अगर मतलब खराब हो रहा है, जिस कारोबार के लिए उसने यहाँ पर पैसा उठाया था, तो दिक्कतें आती हैं, स्ट्रेस हो जाता है कि मैं लोन की किस्तें कैसे दूं। तो अभी इंडिविजुअल हो चाहे चाहे वो कोई यहाँ पर छोटा बिजनेस चला रहा है, चाहे वो छोटा छोटा कोई यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को चला रहा है, तो यहाँ पर उनको भी बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल बोरोवर्स है, मतलब जिसने अपने दम पर जो है लोन लिया हुआ है, और जो भी एमएसएमई, तो यहाँ पर जिनका एक्सपोजर कम से कम 25 करोड़ रुपए का है। ओके, तो यहाँ पर हु हैव नॉट अवेट रीस्ट्रक्चरिंग अंडर एनी प्रीवियस फ्रेमवर्क, मतलब पहले, इससे पहले जितना भी फ्रेमवर्क कोई आया है यहाँ पर, उसमें यहाँ पर कोई भी किसी तरीके की लोन स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग उसने नहीं ली है। तो यहाँ पर उनको यहाँ पर कहा गया है हु वर क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड ऑन 31 मार्च 2021, मतलब कि जिनका जो यहाँ पर लोन था ना उसको स्टैंडर्ड माना गया। स्टैंडर्ड लोन उसको कहा जाता है जो सही समय पर अपनी ब्याज की किस्तें दे रहा है। ओके, तो बिल्कुल जो सही रूटीन में मतलब कि चल रहा है, मतलब जो एनपीए नहीं है। तो यहाँ पर उन लोगों को एलिजिबल किया गया है कि मतलब वो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सुविधा सितंबर 30 2021 तक दी है। ओके, तो यहाँ पर देखो इसमें है क्या, रिस्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि जो पहले जो जितना ब्याज अपने लोन के ऊपर दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा भी कमी कर दी जाएगी अगर लोन रिस्ट्रक्चर यहाँ पर जब होगा। ओके, मतलब कि थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यहाँ पर जो स्ट्रेस है ना उसको दूर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो स्मॉल बिजनेस हैं, तो यहाँ पर जो जब भी जिन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग और लोन यहाँ पर अंडर फ्रेमवर्क रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के तहत यहाँ पर लिए, जहाँ पर मॉरेटोरियम की बात करें कि लेस देन 2 साल से कम था, जब पहले जिनको यहाँ पर परमिशन मिल गई है, तो अभी उसके रिगार्डिंग बात करेंगे लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस कैन नाउ इंक्रीज द पीरियड और एक्सटेंड रेजिडुअल टेन्योर अप टू
टोटल पीरियड ऑफ 2 इयर्स, मतलब जिनको फ्रेमवर्क 1 में भी अगर कोई यहाँ पर जिन्होंने लोन रिस्ट्रक्चर किया है ना, तो अभी उनके रिगार्डिंग भी अगर पहले यहाँ पर 2 साल से कम का उनको लोन मोरेटोरियम था, तो अभी उस लोन मोरेटोरियम को 2 साल तक यहाँ पर एक्सटेंड किया जाएगा। ओके, तो मतलब कि जिसमें लोन में थोड़ा बहुत यहाँ पर कई बार किस्तें माफ कर दी जाती है या फिर किस्तों को थोड़ा कम कर दिया जाता है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एंड एमएसएमईज restructured earlier, lending institutions are now permitted to review working capital sanction limited limits as one time measure। मतलब कि जिनको यहाँ पर बात करें कि जो भी एमएसएमई, जो छोटे बिजनेस जो पहले रिस्ट्रक्चर जिनका लोन हुआ है, तो अभी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जिनसे उन्होंने लोन लिया हुआ है, तो उनको यहाँ पर परमिशन है कि यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल जो पैसा उन्होंने लिया है, मतलब उनके ऊपर को सैंक्शन लिमिट रखें, कितना पैसा यहाँ पर वो ले चुके हैं अभी, मतलब फर्दर इतना यहाँ पर कितना वो यहाँ पर लेंगे, तो अभी उसके रिगार्डिंग भी एक लिमिट रखें। ओके, मतलब कंडीशन को देखते हुए कि मतलब क्या सिनेरियो इकोनॉमी में चल रहा है कि क्या फर्दर पैसा जो रेवेन्यू है बैंकों के पास आएगा, फर्दर जो भी पैसा आगे बांटा जाता है मार्केट में। और आगे यहाँ पर बात करें कि रैशनलाइजेशन ऑफ केवाईसी नॉर्म्स फॉर एनहांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो केवाईसी कहने का मतलब नो योर कस्टमर। तो अगर आप कोई भी ऐप वगैरह खोलोगे, जैसे अगर आप एसबीआई की कोई योनो ऐप यूज कर रहे हो, तो अगर आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले केवाईसी यहाँ पर पूछा जाएगा। या फिर अपना अकाउंट वगैरह भी अगर खोल रहे हो, तो तब भी जो ना केवाईसी फॉर्म आपको फिल करना होता है, जिसका मतलब है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानो वो क्या है। ओके, क्या क्या उसकी डिटेल्स है। तो अभी उसके रिगार्डिंग भी कुछ स्टेप्स जो है प्रपोज किए गए। जैसे यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो स्कोप है वीडियो का, स्कोप टू वीडियो केवाईसी, तो यहाँ पर जो नए कस्टमर होंगे तो वीडियो के थ्रू उनका केवाईसी हो सकता है। ओके, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, यहाँ पर जो प्रोप्राइटरशिप जो फर्म्स है, कहने का मतलब जिन फर्म्स की यहाँ पर ना जो खुद मालिक जो है यहाँ पर चला रहे हैं अपनी फर्म्स को, कुछ ऐसी फर्म्स, तो अगर वो अपने आप को रजिस्टर कर रही है आगे, तो उनकी केवाईसी जो है वीडियो जो है फॉर्म में हो सकती है। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ लिमिटेड केवाईसी अकाउंट्स टू फुली केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट्स। मतलब कि कुछ यहाँ पर ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसमें पूरी जानकारी नहीं दी जाती, तो फिर उनको कन्वर्ट करना है कि जो है ना पूरी तरीके से यहाँ पर जो है, मतलब जो भी यहाँ पर जानकारी है, तो वो वहां पर जो है उपलब्ध हो उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में या फिर किसी कंपनी के बारे में। और इसके अलावा यहाँ पर कस्टमर फ्रेंडली ऑप्शंस की बात की जा रही है केवाईसी में, तो उसको लगातार अपडेट करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ बात करें कि एनेबलिंग द यूज ऑफ केवाईसी आइडेंटिफायर और सेंट्रलाइज्ड केवाईसी रजिस्ट्री फॉर बीसिप एंड सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एज आइडेंटिटी प्रूफ। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं केवाईसी आइडेंटिफायर और सेंट्रलाइज। ओके, तो यहाँ पर सेंट्रलाइज को यहाँ पर जो रजिस्ट्री है ना, तो वहां पर जो डाटा सारा जाता है केवाईसी का, तो उसको बात कर रहे हैं कि मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की तरह हम सेव करें। तो इस तरीके की ऐसी जो है जो फैसिलिटी है वो भी आने वाले समय में प्रोवाइड की जाएगी। और 7वें नंबर पर यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लोटिंग प्रोविजंस एंड काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर। तो यहाँ पर देखो फ्लोटिंग प्रोविजन, तो यहाँ पर प्रोविजंस भी एक तरीके का ये अकाउंट होता है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर ना जो भी राशि होती है तो उसकी लायबिलिटी चेक की जाती है, कोई भी आइटम हो उसकी लायबिलिटी क्या है। ओके, तो मतलब उसके हिसाब से यहाँ पर जो ना फ्लोटिंग प्रोविजन जो है अभी बनाई जाती है बैंकों के द्वारा। तो जैसे नॉर्मल रूटीन में जो फ्लोटिंग प्रोविजन जो यूज की जाती है बैंकों के द्वारा, वो 33% के आसपास होती है। और अगर कोई कंडीशन ऐसी बने जिस समय इकोनॉमी थोड़ी खराब हालत में हो, तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज बढ़ा दी जाती है फ्लोटिंग प्रोविजन जो होती है बैंकों की। तो अभी इसको 100% तक कह रहे हैं कि जो है ना 100% जो बैंक है अपनी फ्लोटिंग प्रोविजन को जो इनके पास रहती है, जो भी यहाँ पर जो भी लाइबिलिटी रहती है ना, मतलब किसी की चीज के बारे में, कोई भी आइटम के बारे में, तो उसके चलते ये 100% अपनी फ्लोटिंग प्रोविजन को यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर ये लाइबिलिटी रहती है जो अनपेड एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जो जिनका खर्चा यहाँ पर पे नहीं किया जाता, खर्चा तो हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एनपीए की बात करूँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो बैंक को तो खर्चा हो गया ना, बैंक ने पैसे दे दिए किसी को, बॉर्वर को, लेकिन वो पैसा वापस वसूलने की अभी सिचुएशन नहीं है। ओके, तो उसकी क्या लाइबिलिटी है। ओके, तो उसके चलते यहाँ पर होता है यहाँ पर फ्लोटिंग प्रोविजन। तो ये बैंक के पास यहाँ पर हक होता है, अब इसी के रिगार्डिंग अपनी लाइबिलिटी साबित कर सकता है कि जितना पर्याप्त मेरे पास पैसा, जितना भी मैंने दिया था उतना मतलब लाइबिलिटी मेरे पास है, मतलब पैसा आ सकता है दोबारा। तो अभी इसके रिगार्डिंग में December 31, 2020 तक की बात कर रहे हैं कि ऐसी स्पेसिफिक प्रोविजन जो है ना अभी अब तक लिए अभी एक्सटेंशन दी गई है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोविजन एनपीए के लिए भी बात की जा रही है, वो भी यहाँ पर दी जाएगी, और जिसको कि यहाँ पर परमिट किया गया है 31 मार्च 2022 तक। और इसके अलावा 8वें नंबर पे जो मेजर्स वहां पर बात कर रहे हैं, रिलैक्सेशन ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर स्टेट्स। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, जैसे इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई बैंक अकाउंट है
और उसमें से जितना पहला पैसा आपके आपके पास था आपने सारा निकलवा लिया, ओके, जितना मतलब विड्रॉल आप कर सकते थे आपने कर लिया। अब यहाँ पर बैलेंस नहीं बचा है तो फिर भी आपको पैसा चाहिए, तो यहाँ पर अगर फिर आप जो है पैसा बैंकों से मांग रहे हैं तो यहाँ पर ये ओवरड्राफ्ट लिमिट हो गई, ओके। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसको कहा जाता है। तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वसूल किया जाता है बैंकों के द्वारा। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज जो है यहाँ पर ओवरड्राफ्ट के लिए, यहाँ पर अभी अगर एक क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए तो यहाँ पर इनको बढ़ाकर 36 डेज से 50 दिनों तक यहाँ पर कर दिया गया है। अगर पैसा चाहिए तो यहाँ पर सरकारें ले सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज हैं ऑफ ओडी ओवरड्राफ्ट यहाँ पर लिमिट की अगर बात करें तो उसको भी बढ़ा दिया गया। लगातार अगर आपने लेना है ना, मतलब अपना ओवरड्राफ्ट अगर करना है तो उसकी लिमिट को भी बढ़ाकर जो है 14 से 21 दिन तक यहाँ पर कर दिया गया। तो ये फैसिलिटी अभी सितंबर 30 2021 तक अवेलेबल है। और इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर के द्वारा कुछ अहम बातें भी की गई हैं, तो उसके ऊपर भी जानना हमें बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करी कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है तो अभी साइंस नजर आ रहे हैं कि रिकवरी की ओर आगे बढ़ रही है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है तो अभी उसने भी अप्रैल 2021 में यहाँ पर ग्लोबल ग्रोथ के बारे में अपनी प्रोजेक्शन दी थी। तो यहाँ पर कहा गया था कि 2021 में 6% के हिसाब से ग्लोबल ग्रोथ बढ़ेगी इकोनॉमी की, तो यहाँ पर 5.5 थी पहले, ओके। तो अभी जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है एडवांस्ड इकोनॉमीज में, और यहाँ पर कुछ इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया को है इमर्जिंग इकोनॉमी बोलते हैं हम, कि जो लगातार अभी बढ़ रही है, अभी मतलब डेवलपिंग स्टेज की ओर है। और चाइना को भी इमर्जिंग इकोनॉमी बोला जाता है। तो अभी यहाँ पर वैक्सीनेशन की यहाँ पर ना, मतलब जिस तरीके से दर बढ़ता जाएगा उस तरीके से ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है उसमें भी जो बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर समर 2021 मतलब जब अभी गर्मी आएगी तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है कि मतलब अच्छा खासा जो है चेंज ग्रोथ में जो है नजर आता हुआ जो है दिखे। तो यहाँ पर आगे बात करें कि और भी जो बाकी कंट्रीज है तो सेकेंड हाफ जो है 2022 का, तो तब यहाँ पर हो सकता है कुछ बदलाव देखने को मिले। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर ये काफी बड़े तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2020-21 में पाई जा रही है। तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी मतलब 100% हमें मिल रही है। तो यहाँ पर और भी सेक्टर्स को सपोर्ट यहाँ से पहुंच रही है। इसके अलावा अगर हम आईएमडी की बात करें तो यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो वो जो यहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग करता है वो कह रहा है कि नॉर्मल मानसून रहने वाला है इस साल। अभी जब ये खरीफ की फसलें जब बीजी जाएगी, जैसे चावल वगैरह जब लगाया जाएगा तो उसको पानी चाहिए, बड़े पैमाने पर मानसून की बारिश चाहिए, तो उसको भी यहाँ पर कह रहा है कि नॉर्मल मानसून रहेगा। और यहाँ पर जो रूरल डिमांड है तो मतलब वो यहाँ पर पूरी हो सकती है। तो ओवरऑल जो आउटपुट है 2021-22 में तो वो भी यहाँ पर जो ना सही रहेगी। जो मतलब महंगाई की जो प्रेशर है ना उनसे यहाँ पर बचाव भी रहेगा। तो जब यहाँ पर देखो मानसून खराब आएगा तो मतलब प्रोडक्शन कम होगी, जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो यहाँ पर महंगाई का दबाव बढ़ जाता है फिर। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो लोकलाइज्ड और टारगेटेड जो कंटेनमेंट मेजर्स हैं तो यहाँ पर उससे यहाँ पर बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है। जो हाउस होल्ड हैं तो वो भी आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अच्छा खासा कंपैरिजन, बढ़िया कंपैरिजन देखने को मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले। अभी बढ़िया यहाँ पर सिचुएशन बनती जा रही है। और अगर हम यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, यहाँ पर जो सीपीआई होता है ना, इस हिसाब से हम महंगाई दर को मापते हैं भारत में। तो यहाँ पर इसकी भी जो वैल्यू है, महंगाई दर जो 5.5% के आसपास थी मार्च 2021 में, तो यहाँ पर फरवरी 2021 में 5% के आसपास थी, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, ओके। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर फूड है इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो तेल है इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल मानसून जो ना आने वाले समय में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर जो फूड प्राइस जो प्रेशर्स बढ़ रहे हैं ये डाउन आ सकता है आगे आने वाले समय में। स्पेशली अगर हम बात करें पल्सेस की, यहाँ पर जो मोटा अनाज होता है उनकी देखो पल्सेस की इस बार पैदावार बहुत कम हुई है, ओके। तो अभी इसके ऊपर जोर दिया जाएगा ये वाला जो फिजिकल ईयर होगा। और अभी मर्चेंडाइज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो ये भी यहाँ पर रॉबस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखने को मिली है अप्रैल 2021 में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो इसके रिगार्डिंग मैंने अलग से लेक्चर भी बनाया है। तो वहां पर अच्छा खासा तरीके से हमारा ये भी जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये भी बढ़ता जा रहा है। $580 बिलियन से ज्यादा ये हो चुका है, ओके। अभी ये $592 बिलियन के आसपास का है हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ओके। तो अभी हमारी इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस जो है वो अभी दोबारा वापस आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अभी अच्छी रहेगी, आसान रहेगी। और यहाँ पर सरप्लस लिक्विडिटी जो है इकोनॉमी में अभी देखने को मिलेगी। तो ये सिचुएशन अभी बनती हुई नजर आ रही है हमारे भारत की इकोनॉमी में। तो आपको कैसा लगा है लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, इस लेक्चर को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।